Okay, can we start the class? Yes, Drishti, can we start the class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो फैसल कहाँ चला गया? तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? नीड फॉर हेल्थ इकोनॉमिक्स कवर कर लिया था हमने? यस रितिका, नीड फॉर हेल्थ इकोनॉमिक्स कि हमें हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्यों जरूरत है? Yes, sir. अच्छा, क्या क्या थे कारण? What were the 6 points? बताओ जरा। पढ़ लिया करो भाई साथ साथ, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे सर के ऊपर से चला जाएगा ये सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट है बहुत और जिंदगी में काम भी बहुत आएगा। यस दृष्टि, व्हाट आर द 6 points why should we know about health economics? What is the need for health economics? मैंने बोला ना साथ साथ अपने नोट्स बनाया करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना करो, लिखा करो। जब तुम बाद में ये नोट्स खोलोगे तो बहुत जल्दी याद होंगी चीज। यस फैसल, फैसल, व्हाट इज द नीड फॉर हेल्थ इकोनॉमिक्स? हमें हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्यों जरूरत होती है? एक्चुअली सर लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था तो। अच्छा चलो मैं जी। दोबारा से बता देता हूँ, इसको नोट करते रहो साथ साथ, ठीक है रितिका? ओके, तो देयर आर हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ने की नीड इज क्लासिफाइड इनटू 6 पार्ट्स, है ना? 6 कारणों की वजह से हमें हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। ओके, पहला मेडिकल एडवांसेस, क्योंकि आने वाले टाइम में एवरीथिंग इज गेटिंग एडवांस्ड, so when there are minimum resources, maximum output you have to gain. So unless and until you are very clear with the economics part, it is going to tell you like how you can achieve maximum by using minimum. Okay, so that's why medical advances is the first part. Clear? भाई हाँ ना कुछ तो बोलो। Yes दृष्टि, is it clear? Dishti, is it clear? The first part is medical advances. Yes, Ritika. Yes, sir. Okay. Second is increased life expectancy. धीरे धीरे लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है। पहले आदमी 40 साल जीता था, फिर आदमी 60 साल जीने लगा, अब आदमी 80 साल 100 साल जी रहा है। तो नेचुरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली आएगी वैसे वैसे हेल्थ नीड्स बदलती चली आएगी। जब हेल्थ नीड्स बदलती चली आएंगी तो नेचुरली आपको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होंगे। जैसे आप कनाडा, इफ यू सी द कंपैरिजन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, इन कनाडा दे हैव अ सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ओल्ड एज के बाद में the government has made a provision so that people can take care of their health, people can take care, the government can take care of the health, the government can take care of the good quality of life, the government can take care of the aging issues. So the concept of social security is there in the developed countries. As far as India is concerned, यहाँ पे जब रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत ही नहीं पूरी होती तो what to talk about old age। ठीक है, तो ये है। बट इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज इकोनॉमिक्स इसको टच करता है। अगर आपके आपके अगर पॉपुलेशन में बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है तो नेचुरली आपको ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द यंगर पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से मतलब अपने दिमाग में ये सब पॉइंट्स रखा करो तो वो काम आएगा फिर। अच्छा, थर्ड इज चेंज इन दी फैमिली स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे पहले परिवारों में ज्यादा बच्चे होते थे तो लोग बोलते थे ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा आमदनी। अब फिर धीरे धीरे वक्त बदला, लोगों ने कहा चलो कम बच्चे होने चाहिए, पर कम बच्चे हो पर आप उनको ढंग से पढ़ाओ लिखाओ।
अब फिर भी इतने साल आजादी के 70 साल गुजरने के बाद भी अभी भी ये चीजें अभी भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई हैं, है ना। तो उसके पर हमको हेल्थ इकोनॉमिक्स की टर्म्स में चीजों को देखना है कि एक एक लेडी कैसे करके अपनी फैमिली को कैसे संभालती है, अपने बच्चों को कैसे संभालती है, क्या रोजगार के संसाधन हैं, किस तरीके से मतलब उनके हेल्थ को हम केटर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर नेचुरली आपको अच्छी तरह अगर हेल्थ को केटर करना है तो आपको रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज चाहिए का मतलब है आपको पास में पैसे होने चाहिए। अब ये पैसा या तो गवर्नमेंट देगी या लोग अपनी जेब से खर्चा करेंगे। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स को समझना इस पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, स्पेशली उन फैमिलीज में जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो वहां पे हम किस तरीके से इसको देखेंगे और किस तरीके से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। So ये है third criteria, that is change in the family structure and the norms. Is it clear? Yes, sir. Okay. चौथा है higher expectation from general public. अब नेचुरली ये लोग चाह रहे हैं कि भाई पहले हमारे पास में, अब जैसे पहले आप दवाइयाँ खरीदने जाते थे, अब 1mg कंपनी ने कहा कि मैं आपके घर में ही दवाइयाँ दे दूंगा और साथ में 10% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो इस तरीके से मतलब टाइम टू टाइम लोगों की नीड्स बदलती जा रही हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं। अब जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो नेचुरली आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा रिसोर्सेस, ताकि वो नीड्स केटर भी कर पाए, है ना। अदरवाइज इट विल लीड टू chaos एंड कंफ्यूजन एंड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई हेल्थ इकोनॉमिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मैंने कहा मेडिकल एडवांसेस, सेकंड मैंने कहा इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड कहा चेंज इन दी फैमिली स्ट्रक्चर एंड दी नॉर्म्स, फोर्थ मैंने कहा आपको कि हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, एंड फिफ्थ मैंने कहा कि आपको एडवांसेस इन दी हेल्थ रिसर्च। क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम जाएगा वैसे वैसे रिसर्च की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। रिसर्च आप टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, मैनेजमेंट में कर सकते हैं, उस पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं, हेल्थ केयर के अंदर कर सकते हैं, हेल्थ केयर, ठीक है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में आपको चीजों को देखना जरूरी है, और उन चीजों की गवर्नमेंट में नीड कितनी है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें और उससे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, तो सारे पर्सपेक्टिव को देख के ही वन हैज टू टेक अ डिसीजन। तो ये है एडवांसेस इन दी हेल्थ पर्सपेक्टिव, ये फिफ्थ पॉइंट है। और सिक्स पॉइंट है पब्लिक शुड बी अवेयर टू नो अबाउट देयर राइट्स। तो इम्पोर्टेंट ये है कि देखो पब्लिक को अगर अपने राइट्स पता होंगे तो नेचुरली तभी वो गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। अगर डिमांड करेंगे तब इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल आता है कि आपको मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से ये है नीड्स। तो ये 6 नीड्स हैं। इज ऑल द 6 नीड्स क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ओके। Yes, sir. तो अब जैसे हेल्थ इकोनॉमिक्स में मैंने जैसे बोला कि नीड क्यों है। अब नीड मैंने जैसे कहा कि आपको नई नई मेडिकल टेक्नोलॉजी, अब जैसे आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आ रहा है, जीन थेरेपी आ रही है, तो नेचुरली अगर आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में इसको ट्रीट कर लेंगे तो आपको क्यूरेटिव एस्पेक्ट में पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आजकल जैसे मैंने कहा एल्डरली पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसकी नीड्स अलग है बिल्कुल। तो टाइम टू टाइम ये सारी नीड्स बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से ही हमें अपना सारा का सारा रास्ता बनाना पड़ेगा, जिससे आप अल्टीमेटली अपने मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में कामयाब होंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम ये समझते हैं कि हेल्थ इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, पहले तो हमने बात की नीड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स टू स्टडी एज अ सब्जेक्ट। यस, कौन बताएगा, बताओ जरा, सोचो। यस, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या समझ आता है?
ये जो अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, ये सब कितना हेल्थ इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्या? Why this pin drop silence? बोलो, इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ इकोनॉमिक्स की? हम किस लिए पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट? क्या फायदा मिलेगा? हाँ जी, यस रितिका, क्या फायदा मिलेगा? यस दृष्टि, क्या फायदा मिलेगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स? यस फैसल बेसख्तर, क्या फायदा मिलेगा हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ के? भाई कुछ तो बोलो, अपने कॉमन सेंस से ही बताओ। Hello, sir. हाँ फैसल, Sir, actually, I'm right now out of the home, so that's why I'm not replying. ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज, ओके Yes, sir. ठीक, ओके। क्या 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 फायदा मिलेगा, कोई और बताएगा? एनीवे तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, पांच पांच तरीके से हेल्थ इकोनॉमिक्स हमारे लिए फायदेमंद है। पहला लिखो, टू फॉर्मुलेट द हेल्थ पॉलिसीज। आपको जब चीजों का दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ पता होगा, लोगों के लिए कैसे असरदायक है, जनता के लिए कैसे फायदेमंद है, सरकार के लिए कैसे फायदेमंद है, और उसके बाद में जो आपके कल को आपका जो स्टाफ है उसके लिए कैसे फायदेमंद है, तभी तभी तो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे या लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे करने के लिए। अगर वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे या जो लोग इसको बताना चाहते हैं अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जैसे एग्जांपल अभी आपको अगर सडनली अगर नर्सिंग कोर्स की अगर डिमांड बढ़ जाए, तो सबको ये पता है कि चलो ठीक है, इससे इसके थ्रू विदेश जाया जा सकता है, तो एकदम से लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे क्योंकि इसके थ्रू आप विदेश जा सकते हैं। ठीक है, अब तो अगर आपको ये पता है कि विदेश जाएंगे तो विदेश जाने के बाद भी इतनी तनख्वाह मिलेंगी, तो एज अ नॉर्म हमने कोई एक गवर्नमेंट ने नॉर्म बनाया है कि ठीक है हम लोग नर्सिंग के कोर्स को बहुत प्रोत्साहन देंगे, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको हर महीने 6,000 रुपए स्टाइपेंड दिया करें। तो ये एक तरीके से प्रोपोगेशन भी है और ये एक तरीके से एक पॉलिसी मैटर भी है, क्योंकि पॉलिसी तभी बनाई जाएगी जब आपको पता होगा कि आगे कुछ मिलना है। अगर आपको यही पता है कि आगे कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर आप उसको काहे के लिए करेंगे? ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। तो बेसिकली टू फॉर्मुलेट हेल्थ पॉलिसीज, तो पॉइंट नंबर 1 इज टू फॉर्मुलेट हेल्थ पॉलिसीज। नंबर 2, ओके, टू एस्टिमेट द रियल कॉस्ट ऑफ HCDs, to estimate the real cost of HCDs। ठीक है, तो HCDs क्या होता है? यस यस, हाँ बच्चों, तो मैंने कहा टू फॉर्मुलेट द हेल्थ पॉलिसीज, ठीक है। सेकेंड है टू एस्टिमेट द रियल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स। तो HCDs क्या होते हैं? HCDs क्या होते हैं, क्या लगता है आपको? हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं ना।
टू एस्टिमेट द रियल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स। तो क्या मतलब है टू एस्टिमेट द रियल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स? कौन बताएगा? तो लिख लो। तो टू एस्टिमेट द रियल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में लिखो टू एस्टैब्लिश द ट्रू कॉस्ट ऑफ delivering the healthcare and to estimate the all real cost अच्छा, मान के चलो कि अगर एक वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, आईसीडीएस स्कीम चल रही है गवर्नमेंट में। आईसीडीएस क्या होती है? आईसीडीएस स्कीम कोई बता सकता है? इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को? आईसीडीएस स्कीम सर कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, पहला वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वेरी गुड। तो अब मान के चलो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में तुमसे पूछा यार इसकी एक मतलब एक जो प्रोग्राम लागू करने की कॉस्ट कितनी आती है पर पर्सन, तो तुमने कहा अरे भाई ये तो मतलब लेडी जब अस्पताल में आएगी तब जाके हम उसको देखेंगे और उसको फिर क्या है, हम उसको बच्चा स्वस्थ रहे उसके लिए उसको टाइम पे वैक्सीनेशन करेंगे, हम उसको ये करेंगे, उसको ठीक से हम उसको देखेंगे, उसका टाइम टू टाइम हम चेकअप वेट लेंगे, ये सब है। तो हमने कहा कि भाई इसके अलावा भी तो अवेयरनेस वगैरह भी तो क्रिएट करनी है। अब वो अवेयरनेस अगर क्रिएट करनी है, क्योंकि लोग अगर आपकी चलो स्कीम बहुत अच्छी भी है बट अगर लोगों को ये पता ही नहीं है तो उसका फायदा क्या है? तो इसका मतलब है कि आपको अगर फायदा किसी को पहुंचाना है तो नेचुरली पहले उसको आपको बताना जरूरी है। आपको उसको फायदा पहुंचा के उसको बताने की भी एक कॉस्ट जुड़ी हुई है कि भैया आप उसको कैसे अवेयर करोगे। आप रिक्शा पे आप किसी बंदे को वो बोलेंगे कि 500 रुपए रोज की दिहाड़ी दूंगा, जाके ये गांव गांव में इसका प्रचार करो, या आप लोगों को अपने स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य केंद्र में बुला के उनका सेमिनार करोगे, तो नेचुरली है कि हर एक चीज जैसे आप करोगे उसकी एक कॉस्ट जुड़ती चली जाएगी। तो नेचुरल वे में जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो कॉस्ट है वो हमको यहाँ पे निकालने में मदद मिलेगी, और इससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमें कितना उस प्रोग्राम की फीस रखनी है नहीं रखनी, या हमको कल को डोनर एजेंसी से पैसे लेने हैं तो कितने पैसे लेने हैं। तो ये सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू एस्टैब्लिश द रियल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इज इट क्लियर? पहले 2 पॉइंट्स क्लियर हैं इसके, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। हाँ बच्चों, क्लियर है? यस सर। थर्ड है टू इवैल्यूएट द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑप्शन। लिख लो, टू इवैल्यूएट the relative cost and benefits of पर्टिकुलर पॉलिसी ऑप्शंस। अब लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, अगर आप गर्ल चाइल्ड को ज्यादा प्रमोट करेंगे समाज में, तो हम क्या करेंगे कि हर गर्ल चाइल्ड होने पे हर साल जिस साल वो पैदा हुई है उस साल हर साल हम 10,000 रुपए या 15,000 रुपए करके सरकार देगी। तो नेचुरली आपने एक रिवॉर्ड सिस्टम बना दिया। आपका अल्टीमेटली क्वेश्चन मतलब क्वेरी क्या है कि आप फीमेल फिटिसाइड से समाज को बचा सके, आप बचा सके। आप उसको बचाने के चक्कर में आपको ने ये देखा कि भाई हमको तो दूसरे वे में इसको मोटिवेट करना पड़ेगा। अब दूसरे वे में मोटिवेट करने के लिए आपने देखा कि हम क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस रख सकते हैं, या तो हम कैश दें या हम उसका बहुत सम्मान करें जिससे उसमें पॉजिटिविटी आए, और फिर हम उसको उसी पॉजिटिविटी के थ्रू हम चीजों को और बेटर करें। सो इसमें जो थर्ड पॉइंट है टू इवैल्यूएट द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑप्शंस, ये इसका थर्ड पॉइंट है। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, तो लिखो थर्ड पॉइंट, लिखो टू इवैल्यूएट द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑप्शंस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है to estimate the effect of certain economic variables, to estimate the importance of certain economic variables like user time, okay, user time,
टाइम एंड डिस्टेंस कॉस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस कॉस्ट कितनी देरी में कितना, मतलब जैसे कि आज की डेट में ये यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो इसके वजह से जर्मनी और जो यूरोपियन देशों ने इनसे वो तेल लेना बंद कर दिया है, यूरोप के देशों ने। तो इंडिया अब चाइना को उन्होंने बोला कि भाई हम सस्ता देंगे। अब पहले उनको सऊदी अरब से मंगवाना पड़ता था, अब क्या है कि क्योंकि तेल की कॉस्ट जो है वो अब थोड़ा थोड़ा मतलब पहले बढ़ रही थी बहुत ज्यादा, तो अगर उसको आपको कंटेन करना है तो बोलो कि भाई जितना डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उतना ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सब चीजें जो है कि कौन कौन से दूसरे वेरिएबल्स उनको कंट्रोल करके जो फैसला लिया जाता है वो हेल्थ इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सो हेल्थ इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक यूजर चार्ज, okay, time and distance, okay, user charge, time and distance, cost of accessibility, cost of accessibility on the utilization of the health services, cost of accessibility। तो हेल्थ में तीन चीजें चलती है, 3 A's बोला जाता है, 3 A's ऑफ हेल्थ केयर। लिख लो, ट्राइंगल एक बना लो और उसकी चोंच में सबसे जो ऊपर वाला साइड है उसमें लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। नंबर 2 लिखो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, नंबर 2 लिखो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, नंबर 3 लिखो अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ, अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। तो बेसिकली जो मैंने कहा 3 A's के हिसाब से पूरा का पूरा मतलब ये सारी चीजें प्रॉपर्ली चलती हैं। ओके, तो इसमें जो मैंने आपको बोला कि अभी फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें, तो मैंने कहा कि आपको टू फॉर्मुलेट द हेल्थ पॉलिसीज, उसके बाद में सेकंड मैंने आपको बताया टू एस्टिमेट द रियल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, थर्ड मैंने आपको बताया टू इवैल्यूएट द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी। ओके, तो और फिर फोर्थ मैंने कहा टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ द सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी की कॉस्ट जो है, टाइम एंड डिस्टेंस की कॉस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये सब कैसे चल रहा है इसके ऊपर है। और लास्ट जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ इकोनॉमिक्स की, टू इवैल्यूएट प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बार बार करके इवैल्यूएट करते हैं एक्चुअल प्लानिंग सिस्टम कितना है और एक्चुअली बजटिंग सिस्टम कितना है, एंड टू मेक एनी अदर पॉसिबल चेंजेस, एंड टू मेक अदर एनी पॉसिबल चेंजेस। ओके, इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट समझ आ गया? ओके, तो समझ आ गया ये पॉइंट्स? Yes, sir. अब ओके, अब हम अगली बात करेंगे फीचर्स ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो हमने नीड की बात कर ली, हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो फीचर्स अगर हमें को क्लियर होंगे तो हमें नीड भी समझ आ जाएगी, हमें और भी चीजें समझ आ जाएंगी। तो फीचर्स को पहले समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर हेल्थ इकोनॉमिक्स? तो पहला फीचर है हेल्थ एंड हेल्थ केयर इकोनॉमिक गुड्स। ओके, तो पहला मॉडल है इकोनॉमिक गुड्स, हेल्थ एंड मेडिकल केयर इकोनॉमिक गुड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस तरीके से हम अभी समझाएंगे। सेकंड है तुम्हारा हेल्थ इटसेल्फ, ताकि क्योंकि मैंने कहा हेल्थ जो है वो आपका एक सर्विस भी है, गुड भी है। अब वो गुड या सर्विस जो होता है प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर public health. It is one of the features of health economics, is a feature of public health. तो पहले हमने हेल्थ एंड हेल्थ केयर एंड मेडिकल केयर इकोनॉमिक गुड्स के बारे में समझा। फिर हमने कहा कि हेल्थ इज बेसिकली प्राइवेट और अ पब्लिक गुड, हम इस पे एक डिबेट है। थर्ड है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ। आप हेल्थ को मेजर कैसे करते हो, आप कैसे बोलते हो कोई आदमी हेल्दी है, कोई बंदा अनहेल्दी है, किसी के पास दे शुड इन्वेस्ट इन हेल्थ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चीजों को पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। तो इसको बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ, व्हिच इज आल्सो
which is under the Department of Public Health. Number 4 is stock of health. Okay, number 4 जो है stocks of health. तो फीचर्स पहले लिख लो आप, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा. सबसे मैंने कहा हेल्थ एंड मेडिकल केयर इकोनॉमिक गुड्स. नंबर 2 मैंने बोला कि हेल्थ. नंबर 3 मैंने बोला मेजरमेंट ऑफ हेल्थ, ये थर्ड फीचर है. फोर्थ फीचर है स्टॉक्स ऑफ हेल्थ. स्टॉक्स ऑफ हेल्थ. नंबर 5 इन्वेस्टमेंट. Number 6 loss due to ill health. This loss may be physical loss or mental loss or whatsoever. Then planning of health and medical care. Sir, loss due to? Loss due to ill health. Okay. अगर तबीयत खराब है तो फिर आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो नेचुरली आपका मीटर चालू है, ऑफिस वाले को आपको इल हेल्थ में भी तनख्वाह देनी पड़ेगी. तो पर ईयर अगर लोग बीमार रहे हैं तो कितना पैसा उनका लूज होगा, ये देखना बहुत जरूरी है. ये भी हेल्थ इकोनॉमिक्स का पार्ट. देन प्लानिंग. अब प्लानिंग के बाद में लिखो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम. विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विल यू यूज टू डिलीवर इन हेल्थ केयर सिस्टम. नेक्स्ट, provision of equity in healthcare and outcomes. Provision of equity in healthcare and outcomes. Provision of equity in healthcare and outcomes. और 10 जो है वो है resource cost and effect on health and medical care. Resource cost and effect on health and medical care. तो ये इसके 10 फीचर्स. Is it clear? एक मिनट होल्ड करो, मैं जरा पानी पीऊं. फिर ओके. अब हम करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ इकोनॉमिक्स. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ इकोनॉमिक्स. ओके, तो पहला फैक्टर लिखो एक्सटेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट बनाती है ये पॉलिसीज. अब ये क्या स्टेट टू स्टेट, इंडिया में 33 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में अपने फैक्टर्स हैं, हर किसी स्टेट की अपनी आबादी है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं. कुछ बीमारू राज्य हैं जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, कुछ उन्नत राज्य हैं जैसे कि कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आपका केरला है. तो हर एक के लिए क्या सेम पॉलिसी काम करेंगी? नहीं. तो इसलिए हमको चीजों को गहराई से समझना जरूरी है. तो फर्स्ट इज एक्सटेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन. नंबर 2 लिखो intractable uncertainty in several dimensions. That's why these are the factors which influences health economics. So first is extensive government intervention. Number 2, intractable uncertainty in several dimensions.
इंट्रैक्टेबल अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि कभी कुछ पॉलिसी होती है, कभी कुछ पॉलिसी होती है, आज कुछ है कल को कुछ है। अब उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या वो सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स को एड्रेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या एक पर ज्यादा सफर कर रहा है, एक पर ज्यादा उन्नत कर रहा है, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। थर्ड इज इंफॉर्मेटिव एसिमेट्री। इंफॉर्मेटिव एसिमेट्री, इंफॉर्मेशन। अब जैसे मोबाइल है, अभी कोरोना के टाइम पे कुछ बच्चों को सबने कहा अरे भैया डिजिटल क्लास तो बहुत अच्छी होती है सब, बट उन बच्चों का कहा जिनके पास में 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, मोबाइल में बिल भराने का पैसा नहीं है, ठीक है, वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? तो कहने का मतलब है फिर ये चीज हो जाती है कि जिसके पास रिसोर्सेज है वो ले सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं ले सकता, फिर वो पब्लिक गुड कैसे बना? तो इसलिए इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। So informative asymmetry. Fourth is barriers to entry. Barriers to entry. And fifth is externalities and presence of third party agency. Externalities and presence of third party agency. Okay. So ये factor समझ आ गए? बच्चों ये क्लियर है फैक्टर्स? Yes, sir. यस। ओके, तो ये फैक्टर्स को, अब बैरियर्स टू एंट्री, अब जैसे एग्जांपल ले लो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की। अब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में जो सेलर होगा मार्केट में उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी एज कम्पेयर टू बायर, क्योंकि वो तो बेच रहा है, ठीक है। और एक पार्टी को ज्यादा एडवांटेज होगा, एक पार्टी को कम एडवांटेज होगा, तो नेचुरली ये भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेगा आपके डिसीजन को, ठीक है। आप ठगे भी जा सकते हैं, आपको फायदा भी हो सकता है। और बैरियर्स टू एंट्री में जैसे कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई हेल्थ में स्टार्टअप कर रहा है, अब उसमें क्या स्टार्टिंग की कॉस्ट है, मतलब उसको क्या है, प्रूफ आइडिया की कॉस्ट है, और ऑलरेडी एग्जिस्टेंट प्लेयर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से रीडिजाइन करेंगे, काम करेंगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं योर एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। अब जो मैंने आपको ये बात बताई, एक्सटर्नलिटीज में क्या क्या आ जाता है? एक्सटर्नलिटीज में क्या क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? यस, एक्सटर्नलिटीज में आ जाता है आपका जैसे लेबर फोर्स है, ठीक है। अब कोई भी हेल्थ केयर में थर्ड पार्टी कौन हो गया? फिजिशियन हो गया, ठीक है, जो कि एक परचेजिंग डिसीजन बना रहा है, ठीक। और उस मार्केट में 2 प्लेयर हैं, एक जो सामान ले रहा है, एक जो सामान दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका इन सबका अध्ययन और इनका रिलेशनशिप, इनके इंटरेक्शंस का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज दी हेल्थ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड। ओके, अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, और या फिर उसको दूसरा नाम है एरियाज ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या क्या एरियाज होते हैं जिसपे हम मतलब काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उन एरियाज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ इकोनॉमिक्स का। कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, लागत कितनी लगेगी इसकी, ये इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप इसमें, ठीक है, आप अपने घर पे बैठ के कोई चीज हेल्थ का कर रहे हो, आप मार्केट में कर रहे हो, आप इंडिया में कर रहे हो, आप बांग्लादेश में कर रहे हो, आप यूएस में कर रहे हो, तो हर किसी की हेल्थ की कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट जब तक नहीं समझ आएगी तब तक इकोनॉमिक्स नहीं समझ आएगी। तो फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, सेकेंड इज health problems. So these are the various areas of health economics, okay.
So health problems, cost of healthcare. Third, demand for healthcare. Okay. Second is health problems. Third is demand for healthcare. Fourth is supply analysis of healthcare. Supply analysis in healthcare. Okay. Next is healthcare service market. Healthcare service market. Next is financing for healthcare market, healthcare industry, financing for healthcare industry. Then next is health plans and outlay plans. Health plans and outlay plans. And last is optimal utilization of optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. तो ये जो है 8 सब हेडिंग्स के अंदर हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर को समझेंगे. Is it clear? Yes, Ritika, Drishti. Yes, sir. Okay. तो नेक्स्ट क्लास में हम एरियाज ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स यहां से शुरू करेंगे. ओके. Any Okay, sir. doubts? कोई चीज नहीं समझ आई? ओके. नेक्स्ट क्लास में हम यहां से शुरू करते हैं. कोई डाउट? कोई चीज नहीं समझ आई? No, sir. ओके. इसको पढ़ते रहना भैया. ये धीरे धीरे करके बहुत वास्ट हो जाएगा. और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो तुरंत समझ लेना. ओके. Okay, sir. ओके. चलो टेक केयर. बाय. Bye, sir.